सबको नमस्कार। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। और बीएससी में अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए। अब देखो, जो बच्चे ट्वेल्थ क्लास में हैं, जो ट्वेल्थ क्लास पास करके आए हैं, उनके लिए थोड़ा सा बीएससी वाला पार्ट थोड़ा सा नया है, क्योंकि ट्वेल्थ क्लास तक उन्होंने एक ही बुक पढ़ी है, जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल जो भी है, वो सारी चीज़ें के एक बुक के अंदर पढ़ी है। सब कुछ सारा मैटर वही है बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर। उनमें केवल थोड़ा सा परिवर्तन है। देखो, जो चीज़ें आपने पढ़ी है उन्हीं चीज़ों को हमने यहाँ पर बीएससी के अंदर क्या कर दिया है, उनके अलग अलग 3 किताबें कर दी है। एक तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और एक फिजिकल केमिस्ट्री का, 3 पार्ट कर दिए हैं। जो बच्चे ट्वेल्थ पास करके आए उनके लिए थोड़ा नया है। थोड़ा बता दूं मैं आपको किस प्रकार से एग्जाम पैटर्न रहेगा। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे अलग अलग बुकों के हिसाब से, किस प्रकार से कौन सी बुक में कितने से यूनिट आती है, कितने नंबर की आती है, किस हिसाब से आपको बीएससी में फर्स्ट ईयर के अंदर तैयारी करनी है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है बीएससी पार्ट फर्स्ट। बीएससी पार्ट फर्स्ट। और बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर अपने जो यहाँ है 3 बुक है। कितनी है? यहाँ पर अपने पास 3 बुक है। और 3 बुक में एक तो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक तो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट, यानी अकार्बनिक रसायन विज्ञान या अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक बुक आपकी ये है। और फिर एक आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर कार्बनिक रसायन की आपके अलग से एक बुक है, कार्बनिक रसायन। और एक बुक है आपके वो है फिजिकल केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, भौतिक रसायन। और यहाँ जो अपन डिस्कस करेंगे वो सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय यानी शेखावाटी यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो भरतपुर यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी का हो या कोटा यूनिवर्सिटी का हो, या फिर कह दें कि बीकानेर यूनिवर्सिटी का हो, एमजीएस यानी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी वाला वो हो, चाहे एमडीएस अजमेर वाला हो, कोई बच्चा हो, उनमें यूनिट जो है हम पढ़ेंगे वो लगभग कॉमन सी है। थोड़े से पार्ट आगे पीछे कर दिए हैं, बाकी मैटर उनका वही रहेगा। सभी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। हम आगे पार्ट स्टार्ट करेंगे, सभी प्रकार के यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके सभी इस चीज को पढ़ सकते हैं, आराम से इसको कर सकते हैं। अब देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर है, इसके अंदर जो है अपने 5 यूनिट हैं आपके सिलेबस में। कितनी है? 5 यूनिट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी आपके 5 यूनिट आएगी, 5 यूनिट। और फिजिकल के अंदर भी आपके है 5 यूनिट, 5 यूनिट। प्रत्येक के अंदर 5 5 यूनिट आपके पार्ट यानी सिलेबस में है। और इनऑर्गेनिक पार्ट वाला पार्ट जो है, इसके अंदर आपके एग्जाम में मार्क्स जो होंगे ना, नंबर, वो 33 नंबर का आपके एग्जाम में पेपर आएगा, 33 नंबर का, 5 यूनिट में से। फिर आगे हम पढ़ेंगे ना, ऑर्गेनिक वाला पार्ट पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक फिजिकल वाला पढ़ेंगे, तब बता देंगे साथ साथ आपको किस यूनिट में किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और किस यूनिट में कौन कौन से पार्ट होंगे, कौन सा पार्ट करने से आपके क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे, वो सारा हम साथ साथ करते चलेंगे। एक बार हाँ, सब यहाँ एक बार कंबाइंड हम लिख रहे हैं एक बार। अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट है, इसमें से आपके 33 मार्क्स का होगा पेपर। और इसी प्रकार से फिजिकल के अंदर आपके मार्क्स होंगे वो होंगे 34। कहने का मतलब है, थ्योरी वाला पार्ट जो है वो आपके 3 पार्ट है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल वाले थ्योरी के अंदर। तो थ्योरी के अंदर आपके 33 प्लस 33 प्लस 34 यानी 100 मार्क्स का आपके थ्योरी वाला पार्ट है। और इसके अलावा प्रैक्टिकल आपके अलग से होते हैं। प्रैक्टिकल का पार्ट जो है वो आपके रहेगा 50 नंबर का, 50 नंबर का। टोटल जो है आप पेपर है वो आपके कितना है, 50 प्लस 100 यानी 150, 150 नंबर का एक आपके पेपर होगा बीएससी पार्ट के अंदर। इन तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, तीनों को मिलाकर आपके 150 नंबर का पार्ट होगा। ये तो है अपने बीएससी के अंदर एग्जाम में पैटर्न में किस प्रकार से कौन कौन से पार्ट रहेंगे और कितने नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और किस हिसाब से आपको
कौन कौन सी करनी है। अब देखो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, पहला पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक वाला। अधिकतर बच्चों को ऑर्गेनिक की दिक्कत रहती है, किस प्रकार से एग्जाम में ऑर्गेनिक में क्वेश्चन किए जाए, क्या याद करें, कैसे याद करें। बहुत इजी है, 12th क्लास में आपने पढ़ा है, उन्हीं चीजों को थोड़ा सा हम डिटेल से पढ़ना है बस, और बाकी कुछ नहीं है, सब कुछ मैटर वही है, 12th वाला ही है। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। पहले लिखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितनी यूनिट आएगी आपकी, अभी बताया था मैंने, कितनी आएगी, 5। आपके 5 यूनिट आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, 5 यूनिट टोटल। आपके 5 यूनिट में से 33 नंबर आपके 33 नंबर कवर होंगे। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, फिर यूनिट फोर्थ और यूनिट फिफ्थ। 5 यूनिट है आपकी, पहली दूसरी तीसरी और चौथी, और 5 यूनिट है, 5 यूनिट। अब देखो 5 यूनिट के अंदर फर्स्ट जो पहली यूनिट हम स्टार्ट करेंगे आज, उनमें देखो कौन कौन से टॉपिक आते हैं। फर्स्ट यूनिट वाले पार्ट में सबसे पहले टॉपिक आएगा वो है कार्बनिक, यानी मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। पहला पार्ट ये कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो लिख सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में एक तो आपको किस तरह से इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे, एक जाएगा दो जाएगा, कैसे एरो लगाना है नहीं लगाना उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। फिर कार्बनिक अभिक्रियाओं क्रियाविधि के अंदर देखो 2 चीजें होती है। एक होता है सबसे पहले, क्योंकि कार्बनिक जितने भी हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड वो अधिकतर क्या होते हैं, कोवलेंट यानी सहसंयोजक यौगिक होते हैं। और सहसंयोजक यौगिकों में 2 परमाणुओं के बीच में एक सहसंयोजक बंध बनता है, और एक सहसंयोजक बंध में दोनों परमाणुओं का एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, यानी उन दोनों का आपस में गैदरिंग रहेगी। और साझे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बीच में, तो उन 2 इलेक्ट्रॉनों का दोनों परमाणुओं पर अगर बॉन्ड टूटे तो 2 इलेक्ट्रॉन का दोनों परमाणुओं पर किस प्रकार से बंटवारा होगा, उसके आधार पे हम यहाँ फिर अलग टॉपिक पढ़ेंगे। उसमें हमारा टॉपिक आएगा क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजक बंध का विखंडन बोल दें, या उसका टूटना बोल दें यानी क्लीवेज बोल दें, या ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बोल दें, उसका टूटना किस प्रकार से समांगी और विषमांगी पड़ेगी। उसके बाद टूटने के बाद क्या बनेंगे वो आएगा रिएक्शन इंटरमीडिएट, यानी अभिक्रियाओं के बीच में बनने वाले मध्यवर्ती, यानी किस प्रकार से इंटरमीडिएट बनेंगे उनके टाइप करेंगे। उसके बाद जब भी रिएक्शन होगी ना, तो उन रिएक्शन के दौरान उस रिएक्शन में कौन से रिएजेंट काम में आते हैं, अभिकर्मक कौन से हैं, जो आपने कभी 12th क्लास में पढ़े हैं कि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं, न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक से नहीं, वो सारा इसके अंदर। उसके बाद से अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा वो। फिर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक यानी रिएक्शन यानी कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। प्रकार में 4 प्रकार की रिएक्शन पढ़ेंगे, और हर रिएक्शन में किस प्रकार से रिएक्शन होती है, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, वो सारा इसके अंदर हम पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा रिएक्शन के लिए किस प्रकार से एनर्जी प्रोफाइल बनाते हैं, वो सारा उष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, उष्माशोषी अभिक्रियाएं कैसे होती है, इसके अंदर एग्जाम में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पीछे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ गए, उस सब पे हम इस पूरी यूनिट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। पहली यूनिट है आपके वो है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, यानी कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि वाला पार्ट है, वो आपके पहला पार्ट है। दूसरा है सेकंड। अब इस फर्स्ट यूनिट में यानी जो पहला पार्ट है उसके अंदर एक टॉपिक तो है कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। क्या है, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि है एक तो ये। और कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि है ना, इस क्रियाविधि के अंदर अभी बताया मैंने सहसंयोजक बंध का टूटना वगैरह वो सारा इसके अंदर आएगा कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के अंदर, यूनिट फर्स्ट के अंदर सारा डिटेल से पढ़ेंगे इसके अंदर। यूनिट सेकंड जो है ना, दूसरे पार्ट के अंदर पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री, यानी त्रिविम रसायन, यानी कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम रसायन। सेकेंड यूनिट जो है ना वो है त्रिविम रसायन।
सेकंड पढ़ेंगे त्रिविम रसायन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम रसायन पढ़ेंगे। और उसके अंदर अलग अलग हम 2-3 है ना यहाँ पर समावेता पढ़ेंगे। एक तो आएगा इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को प्रकाशिक समावेता बोलेंगे या ध्रुवण समावेता बोलते हैं। जो आपने कभी 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर पढ़ा है, वहां पर आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आई थी। किस प्रकार से ऑप्टिकल यानी इसी प्रकाशिक समावेता के अंदर किस प्रकार से हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है वो इसके अंदर करेंगे। और इसके अंदर फिर त्रिविम रसायन के अंदर एक करेंगे हम सापेक्ष या सापेक्षिक बोल दें वह निरपेक्ष विन्यास, सापेक्ष और निरपेक्ष विन्यास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सापेक्षिक और निरपेक्ष विन्यास पढ़ेंगे। एक तो रिलेटिव और एक पढ़ेंगे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, यानी रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, सापेक्षिक विन्यास और निरपेक्ष विन्यास। इनके अंदर हम क्या है, एल्केन जो है ना उनको अलग अलग प्रकार से दर्शाने का तरीका करेंगे। इसके अलावा कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसका नामकरण कैसे करें, उनके लिए अलग से 2 विधियां हैं। एक पढ़ेंगे डीएल नामकरण पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे आरएस। तो डीएल तो आएगा सापेक्षिक विधि में और आरएस आएगा वो निरपेक्ष विधि में। आरएस नोमेनक्लेचर कैसे होता है, बहुत इजी सा है, आप आराम से सीख जाओगे। हर बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी काम आएगा, आपके पूरे बीएससी पार्ट के अंदर ये दोनों टॉपिक काम में आएंगे, डीएल और यानी आरएस नामकरण पढ़ेंगे। इसके अलावा फिर पढ़ेंगे एक जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसी के अंदर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसको हम बोलते हैं ज्यामितीय समावेता। एक पढ़ेंगे ज्यामितीय समावेता। ज्यामितीय समावेता आपने 12th क्लास के अंदर पढ़ी है, सिस और ट्रांस रूप बनना, किस प्रकार से सिस कौन सा होगा, ट्रांस कौन सा होगा, किस प्रकार से आपको एग्जाम्पल सेट करने हैं वो सारा। और जहां पर सिस ट्रांस आप नहीं कर सको वहां पर फिर हम इसमें करेंगे ईजेड नोमेनक्लेचर करेंगे, ईजेड नामकरण करेंगे, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ई रूप कौन सा और जेड कौन सा है। करने का तरीका बहुत ईजी सा है। आरएस वाला पार्ट ये यहाँ पर आ जाएगा, ये निरपेक्ष, ये इसका ईजेड वाला कौन सा है, निरपेक्ष विन्यास है। तो यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेंगे। एक कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म करेंगे, यानी प्रकाशिक समावेता। प्रकाशिक समावेता के बाद सापेक्षिक निरपेक्षिक विन्यास करेंगे। सापेक्षिक के अंदर डीएल विन्यास कैसे डीएल नामकरण करते हैं वो, और निरपेक्ष पढ़ेंगे आरएस नामकरण कैसे करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी ज्यामितीय समावेता पढ़ेंगे। और ज्यामितीय समावेता में एक तो सिस और ट्रांस करना, फिर सिस ट्रांस अगर आप नहीं कर सको तो ईजेड कैसे करेंगे। सिस ट्रांस जहां फेल हो जाए वहां फिर ईजेड काम आएगा। इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में नामकरण की 2 प्रकार की सिस्टम है, 2 प्रकार की इसमें पद्धतियां हैं वो। एक कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म यानी सरूपण समावेता करेंगे। और सरूपण समावेता के अंदर फिर हम एल्केन के करेंगे अलग अलग सरूपण समावी, जिसके अंदर उसके 2 रूप बढ़ेंगे, अपने पीछे 12वीं क्लास से पढ़ा है। उसको दर्शाने के 2 प्रकार के प्रोजेक्शन फॉर्मूले होते हैं, स्वार्स का और न्यूमेन का। जैसे ये आपने एथेन के या ना घर्षित और सांतरित रूप, इलिप्स्ड और स्टेगर्ड रूप वगैरह पढ़े, वो सारा इसके अंदर आएगा। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म यानी सरूपण समावेता पढ़ेंगे इसके अंदर। किसके अंदर, इस त्रिविम रसायन में। तो यानी त्रिविम रसायन में ये मेन 4-5 टॉपिक है ये, और इन्हीं टॉपिक को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। एक पढ़ोगे दूसरा अपने आप हो जाएगा, ऐसे सिस्टम चलता जाएगा, सारा क्रम वाइज करते जाना हमें। फिर यूनिट नंबर 3 जो है वो हमारे पास आएगी, एल्केन के बारे में स्टडी करेंगे। थर्ड यूनिट है ना वो है एल्केन, और एक साइक्लो एल्केन। क्या पढ़ेंगे, एल्केन पढ़ेंगे और साइक्लो एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। एल्केन है क्या, किस प्रकार से एल्केन में कौन कौन सी समावेता हो सकती है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण कैसे होते हैं एल्केन के। उसके बाद एल्केन के रासायनिक गुण कौन से हैं, और फिर रासायनिक गुण के बाद एल्केन में फिर वापस ही आ जाएगा कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म यानी सरूपण समावी बनाएंगे, एल्केन के ग्राफ वगैरह बनाएंगे, वो सारा किस में आ जाएगा, एल्केन के अंदर। एक साइक्लो एल्केन, जब एल्केन को हम क्या करें, चक्रीय रूप बना दें, जैसे प्रोपेन और ऐसे कर दिया, बंद श्रृंखला होगी साइक्लोप्रोपेन, इस तरह से। तो यानी साइक्लिक एल्केन के बारे में पढ़ेंगे इसमें। साइक्लिक एल्केन बनाने की विधियां हैं, किस प्रकार से इसको बनाते हैं, वो सारा इसके अंदर साइक्लिक एल्केन के अंदर करेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक करेंगे हम इसमें एल्कीन, अगला करेंगे एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, 11वीं क्लास में पढ़ा आपने एल्कीन।
एल्कीन है क्या, बनाने की विधियां, रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण यानी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, कैसे याद करोगे, याद करने का तरीका वगैरह है। फिर इसके अंदर साइक्लो एल्कीन के अंदर इसके अंदर आ जाएगी, साइक्लो एल्कीन भी आ जाएगी। फिर एल का डाइइन आ जाएगा, इसके अंदर डाइइन भी आ जाएगा, जहां पर दो डबल बॉन्ड हो एल्कीन के अंदर। फिर दो डबल बॉन्ड है, उनकी अल्टरनेट पोजीशन के उसके आधार पे उसके अलग अलग टाइप करेंगे डाइइन के अंदर, तो डाइइन पढ़ेंगे। और डाइइन पढ़ने के बाद एल्काइन पढ़ेंगे इसके अंदर। कहने का मतलब हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट इसी तीसरी यूनिट के अंदर आएगा, सारा थर्ड यूनिट में आएगा हाइड्रोकार्बन का पार्ट, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना डिटेल से, इसमें यूनिट नंबर 3 में। और इसके अंदर मेन हमारा फोकस रहेगा, वो रहेगा है क्या, फिर इसके कौन कौन से मेन कॉमन प्रॉपर्टीज कौन सी है वो, फिर इसकी फिजिकल यानी भौतिक गुण सबके वो करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसके रासायनिक गुण क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। और वो पढ़ने के बाद इनके यूजेस कहाँ क्या काम में आता है, किस प्रकार छोटे मोटे इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगला चौथी यूनिट जो है ना फोर्थ, और फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे हम एक तो एरिन्स के बारे में, एरिन्स, और एक एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी यानी एक तो एरिन और एक पढ़ेंगे एरोमेटिकता, एरोमेटिसिटी यानी एरोमेटिकता। एरिन्स जो नाम आएगा ना, तो वहां पर आपके केवल फर्स्ट ईयर के अंदर बेंजीन के बारे में है, किस प्रकार से बेंजीन क्या है, बेंजीन की खोज किस प्रकार से की गई, फिर बेंजीन है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, आणविक कक्ष चित्र बनाएंगे, किस प्रकार से बेंजीन में 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 पाई बॉन्ड है कैसे जुड़ेंगे, उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, उसकी अनुनादी संरचनाएं कैसे बनती है, वो सारा किस में आएगा, एरिन्स वाले पार्ट में बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे, एरिन्स के अंदर, ये ध्यान रखना है। और एरोमेटिसिटी जो है ना, उसके अंदर हम पढ़ेंगे मेन कौन कौन सी यौगिक एरोमेटिक है, बेंजीन की तरह कौन कौन से हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे हक्कल का नियम, जो कभी आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम, कौन से एरोमेटिक होंगे कौन से एरोमेटिक नहीं होंगे। और इसके अंदर कुछ आयन से पढ़ेंगे, जिनमें कार्बन की संख्या 3 से लेकर 8 तक आयन, कार्बन वाले आयन भी पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी में। बहुत ईजी सा है एरोमेटिकता, निकालने का तरीका कैसे बनाओगे, फिक्स एग्जांपल आप फर्स्ट ईयर में आपके फिक्स एग्जांपल है वही करने आपको इस एरोमेटिकता में। एरिन्स में बेंजीन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और इसके अंदर एक पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये केवल चक्रीय यौगिक और एरोमेटिक यौगिक दर्शाते हैं बेंजीन। तो बेंजीन के अंदर रासायनिक गुण में आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसके अंदर नाइट्रीकरण, कभी पढ़ा होगा आपने 12वीं क्लास में, हेलोजनीकरण, सल्फोनीकरण पढ़ा ना, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है, किस प्रकार से कोल्बे रिएक्शन कैसे होती है, ये बेंजीन पे आने वाला ग्रुप कैसे जुड़ेगा, जुड़ने का तरीका क्या है, कहाँ जोड़ना है, ऑर्थो पे जोड़ना है, मेटा पे जोड़ना है, पैरा पे जोड़ना है, वो सारा इसके अंदर आ जाएगा फोर्थ यूनिट में। मेन कहने का मतलब बेंजीन के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना हमें इस चौथी यूनिट के अंदर पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद 5वीं यूनिट है, 5वीं यूनिट जो है ना, ये फिफ्थ यूनिट जो है, ये सभी यूनिट का मिला हुआ पार्ट है, एक क्या है मिला हुआ पार्ट, एक तो एल्काइल एलाइड के बारे में पढ़ेंगे, एल्काइल एलाइड या कहते हैं हिंदी में बोले ना एल्किल एलाइड, एल्किल एलाइड ये पढ़ा है पीछे आपने। एल्किल एलाइड का मतलब एल्किल समूह पर कोई हेलोजन वाला ग्रुप जोड़ दे, जैसे RX बोल देते हैं ना, CH3Cl, CH3CH2Cl, ये एल्किल एलाइड है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक पर टाइप पढ़ेंगे, किस प्रकार से बनाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी, वो सारा हम एल्किल एलाइड के बारे में पढ़ेंगे, RX के बारे में। और एक पढ़ेंगे एरिल एलाइड, एरिल एलाइड क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एरिल एलाइड। और जहां एरिल एलाइड का नाम आ जाएगा बेंजीन ही है, बेंजीन पर लगा देंगे हेलोजन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो जाएगी क्लोरोबेंजीन बनने से, Cl लगने से, रासायनिक गुण कौन कौन से हो जाएंगे, वही सारा बेंजीन वाला पार्ट। अगर बेंजीन वाली चौथी यूनिट आपको याद है, 5वीं आपको ये मानो कि 60% अपने आप याद हो जाएगी 5वीं। तो आपके BSc पार्ट फर्स्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट में टोटल आपके 5 यूनिट है जो आपको कवर करनी है। अब अगर देखो कोरोना वाला पार्ट खत्म हो गया, तो आगे एग्जाम में अभी तक 3 यूनिट आई थी, 3 यूनिट में से कोई 2% कर दो, 3% कर दो, फिर बच्चे आधे पढ़ते नहीं है।
आधी किताब पढ़ी नहीं, आगे चले गए सेकेंड ईयर में, पीछे वाला पढ़ा नहीं तो आगे वाला कैसे हो, थोड़ी दिक्कत रहती है। इसलिए हमें 5 यूनिट पूरी डिटेल से पढ़नी है। और आगे आपके है ना, जब भी कभी आप एमएससी करोगे या नेट वगैरह की तैयारी करें तो उसके अंदर क्या है, बेसिक चीजें बहुत आती है एग्जाम में। तो बेसिक चीजें ये यहाँ पर आपके फर्स्ट ईयर के अंदर ही आएगी, बेसिक मेन मेन बातें जो आपके आगे बार बार काम आएगी। इसलिए 5 यूनिट कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन पार्ट है ये 5 यूनिट। पांचों में देख लो एक बार दोबारा। फर्स्ट यूनिट कार्बनिक अभिक्रियाओं क्रियाविधि पढ़ेंगे, जिसके अंदर सहसंयोजक बंध का विखंडन कैसे होता है, किस प्रकार से तीर लगाएंगे, किधर लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे। अभिक्रियाओं क्रियाविधि में अभिक्रियाओं टाइप पढ़ेंगे, उन अभिक्रियाओं क्रियाविधि करेंगे, किस प्रकार से आगे मैकेनिज्म चलेगी। फिर अभिक्रियाओं में कौन कौन से मध्यवर्ती बनते हैं, रिएक्शन होगी उनके बीच में कौन सा चीज बनेगी, कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोनाइन बनेगा, क्या कैसे मुक्त मूलक बनेंगे, या नाइट्रीन बनेगा या कार्बिन बनेगा, होते क्या ये अभी आप नहीं सुन रहे हो नाम, होते क्या है आपको पता चल जाएगा जब करेंगे ना, अपने आप आपके ध्यान आ जाएगा किस प्रकार से किए, ये कैसे आ रहा है, सब कुछ सिस्टमेटिक चलेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर लास्ट अभिक्रियाओं के पर टाइप पढ़ लेंगे इसके अंदर। और कोई अभिक्रिया हो रही तो उसमें एनर्जी में चेंज किस प्रकार से होता है, अभिक्रिया में ऊर्जा में परिवर्तन कैसे होता है, उन सब के बारे में हम इस पहले यूनिट के अंदर, ये मेन बेस यूनिट है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सेकेंड यूनिट है वो आपके दूसरी वाली यूनिट के अंदर त्रिविम रसायन के बारे में पढ़ेंगे, यानी स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में। और स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर अपने क्या है, पीछे आपने पढ़ लिया होगा, 11वीं क्लास से पढ़ा है, 12वीं क्लास के अंदर मेन 11वीं क्लास में अपन पढ़ा है समावयता के बारे में। समावयता में संरचनात्मक समावयता, उसके अलग टाइप पढ़े, श्रृंखला है, स्थिति है यानी चेन पोजीशन, मध्यावयता है ना, चल्यावयता है, क्रियात्मक समूह समावयता, वो आपके 11वीं क्लास की, यहाँ पे अपने काम का नहीं है। वो चीजें आपके आगे कहाँ आएगी, फिर आगे एल्केन बेले पार्ट में अलग से आ जाएगी, यहाँ नहीं करना हमें। यहाँ हमें केवल स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़नी है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री वाले पार्ट के अंदर आपके एक तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयता कैसे होती है, किस कैसे इसके अंदर डीएल रूप बनेंगे, कैसे डी छोटा डी लगाओ, कैसे छोटा एल लगाएंगे, कैसे दर्पण रूप बनाओगे, किरेलता क्या होती है, सारा इसके अंदर आएगा वो। फिर इसे ऑप्टिकल आइसोमर जो बनेंगे उसके 2 प्रकार के नामकरण होते हैं, उसमें डीएल विन्यास वाला और एक आरएस विन्यास वाला। डीएल को बोलते हैं सापेक्षिक विधि, एग्जाम में बहुत बार आता है ना, एग्जाम में बहुत बार आता है कि त्रिविम रसायनों के नामकरण की सापेक्ष विधि कौन सी है, तो डीएल। निरपेक्ष विधि नाम आ जाए वहां कौन सी आएगी, आरएस नामकरण। आरएस बहुत ईजी है, करवा देंगे आपको। फिर ज्यामितीय समावयता, किस प्रकार से सिस और ट्रांस रूप बनेंगे, उस सिस ट्रांस के बारे में पढ़ना है। जहां पर आप सिस ट्रांस नहीं हो फिर हम ईजेड पढ़ेंगे इसके अंदर। बहुत इजी पार्ट है, बहुत ईजी सा है ये, पढ़ोगे तब आ जाएगा कि हाँ बहुत आराम चल रहा है ये। फिर कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म यानी सरूपण समावयता, एल्केन के अंदर होता है साइक्लो एल्केन, एल्केन के अंदर कुछ रूप नौ रूप बने साइक्लो एल्केन के अंदर। एल्केन में किस प्रकार शांतरित ग्रसी रूप बनेंगे, अलग अलग बनाएंगे, प्रक्षेपण सूत्र बनाएंगे, स्वार्स का बनाएंगे, न्यूमेन का गोला बना के बनाते हो आप, पीछे बनाया आपने वही चलेगा यहाँ पर 11वीं क्लास वाला, थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे इसको अलग से। फिर यूनिट 3 के अंदर एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों के बारे में। एल्केन है तो उसकी बंद स्ट्रक्चर कर देंगे तो साइक्लो एल्केन हो जाएगा, एल्कीन की बंद कर देंगे साइक्लो एल्कीन हो जाएगा। एल्कीन डबल बॉन्ड 2 आ गए तो डाईइन हो गया, डाईइन के अलग टाइप हो जाएंगे। ऐसे एल्काइन है, इन सब की बनाने की विधियां कैसी है, इस रासायनिक गुण कौन से हैं, उपयोग कहाँ आता है, एक के याद कर लोगे लगभग सबके वही चलेंगे। एल्केन के रासायनिक गुण एल्कीन बनाने की विधियों में आ जाएंगे, एल्कीन के रासायनिक गुण एल्कीन बनाने की विधियों में आ जाएंगे। एक दूसरे के इंटरचेंज होंगे, ये एक चीज याद कर लोगे ना, वो एक रिएक्शन याद कर लोगे आपको वो 10 जगह काम आएगी वो, तो सारा साथ साथ चलेगा ये। फिर चौथी यूनिट में बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे, बेंजीन क्या है, किस प्रकार से एरिन्स के अंदर बेंजीन आता है, आपके सिलेबस में बेंजीन है। बेंजीन के रासायनिक गुण, भौतिक गुण है, इसकी किस प्रकार स्ट्रक्चर होती है, वो सारा इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर बेंजीन के रासायनिक गुण में इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेंजीन का मुख्य रासायनिक अभिलाक्षणिक अभिक्रिया, ये कैसे है, किस प्रकार से होती है, कहाँ ऑर्थो पैरा मेटा कहाँ लगाओगे, लगाने कैसी है, एक एरोमेटिकता क्या होती है, बेंजीन वाली प्रॉपर्टीज किस में पाई जाती है, एरोमेटिक होते हैं कि उनके कैरेक्टर्स यानी गुण क्या होते हैं वो। फिर ऐसे बनाने के लिए हमें उस कंपाउंड में क्या परिवर्तन करें या कौन सा एरोमेटिक है या नहीं उसके बारे में पढ़ना है। लास्ट में 5 यूनिट जो वो है, 5 यूनिट के अंदर आपके एल्काइल हैलाइड है, वही चौथी यूनिट वाला पार्ट है। एक तो तीसरी वाला पार्ट एल्केन, एल्केन से एच निकाले, एक जोड़ दिया एलोजन, बन गया एल्किल हैलाइड। बेंजीन से एक एच निकाला, जोड़ दिया एलोजन, बन गया ये एरिल हैलाइड। फिर उनके केमिकल और भौतिक गुण यानी रासायनिक और भौतिक गुण करते जाएंगे साथ साथ में। ये 5 यूनिट आपके सिलेबस में है और इस 5 यूनिट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके 33 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 5 पार्ट में अलग अलग। अभी तक आपके जो हैं वो क्या है, हर यूनिट के अंदर लगभग 2-2 पार्ट है,
तो दो दो पार्ट में, हर पार्ट में एक दो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा सा क्वेश्चन मिक्स करके देने लगे, इसलिए दोनों पार्ट थोड़े से ढंग से करने जरूरी है, करने भी चाहिए। अगर आप बीएससी ढंग से कर रहे हो तो आपको करने भी चाहिए, ताकि आप आगे भी आपके काम में आ सके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कौन सी यूनिट, पहली यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो यहां से हमें लिखनी है यूनिट नंबर 1, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। यहां से स्टार्ट करो, इसको लिखो, बस लिखो पहली यूनिट। अलग से एक छोटा सा रजिस्टर डाल लो आप, उस रजिस्टर में ऊपर लिख लो कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, और फिर उसके अंदर आप 5 यूनिट के नाम लिख लो। लिखने के बाद पहले पेज में, उसके बाद आगे वाले पेज से स्टार्ट कर लो आप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख के लिख लो यूनिट नंबर 1, यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट का नाम लिख लो कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। फर्स्ट लिख लो कार्बनिक अभिक्रियाओं की, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, ये आपके पहला चैप्टर है, या कहते हैं पहली यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन में। सभी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के अंदर ये पार्ट सभी के सिलेबस का है, ठीक है ना। अब देखो कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में याद रखना है, कार्बनिक यौगिक जितने भी होते हैं वो लगभग सारे कोवलेंट करेक्टर यानी सहसंयोजक गुण वाले होते हैं। यानी उनमें कार्बनिक अभिक्रियाओं में कार्बनिक कंपाउंड, उनमें कार्बन कार्बन के बीच में सहसंयोजक बंध बनता है, और उस सहसंयोजक बंध को तोड़ना है। तोड़ के फिर यानी एक टेंट यानी क्रिया कारक के अणुओं के बीच बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद क्या है, उत्पाद के अणुओं के बीच क्या बनेगा, बंध बनेगा। और बंध टूटने और बनने के दौरान इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसको दर्शाने के लिए हम अलग अलग प्रकार से क्या है, एरो लगाते हैं। एरो का किस प्रकार से महत्व है, तो नीचे अलग से छोटा सा इसमें हेडिंग लिखना है एक, और लिखो कार्बनिक अभिक्रियाओं में तीर का महत्व है। कार्बनिक अभिक्रियाओं में एरो यानी तीर का महत्व है, या किस प्रकार से एरो लगाते हैं। और फर्स्ट लाइन क्या लिखोगे कि सभी कार्बनिक यौगिक, सभी कार्बनिक यौगिक सहसंयोजक गुण वाले होते हैं, यानी कोवलेंट करेक्टर वाले। ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव कोवलेंट करेक्टर, सहसंयोजक गुण वाले होते हैं। सभी कार्बनिक यौगिक सहसंयोजक गुण वाले होते हैं। ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव कोवलेंट करेक्टर, सहसंयोजक गुण वाले होते हैं। इनमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है, बाउंड कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध पाया जाता है, यानी कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध पाया जाता है, जिसमें इन दिस कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें दो परमाणुओं के मध्य, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे से बंध बनता है। शेयरिंग यानी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करे उससे क्या बनेगा, बॉन्ड बनता है, बंध बनता है। एक सहसंयोजक बंध में, एक सहसंयोजक बंध में दो इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, दो इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। इन दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है बिटवीन टू एटम, दो परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, तब क्या बनेगा, एक सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। और रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान क्रिया कारक के अणुओं के बीच बॉन्ड टूटते हैं,
फिर उत्पाद के अणुओं के बीच नए बॉन्ड बनेंगे। बंध टूटना और बनने का काम होता है किसमें? इस सहसंयोजक अभिक्रियाओं में, या कहते हैं कार्बनिक अभिक्रियाओं में। अगला एक पॉइंट और क्या लिखोगे? कार्बनिक अभिक्रियाओं में, कार्बनिक अभिक्रियाओं में, कार्बनिक अभिक्रियाओं में क्रियाकारक यानी रिएक्टेंट, क्रियाकारक यानी रिएक्टेंट के अणुओं के मध्य, के अणुओं के मध्य बंध टूटते हैं व उत्पाद यानी प्रोडक्ट, उत्पाद के अणुओं के मध्य बंध बनते हैं। इस क्रिया के दौरान, यानी बॉन्ड बनते हैं इस क्रिया के दौरान, इस यानी इस रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है ना, उस स्थानांतरण को हम दो प्रकार से दर्शाते हैं। अब देखो कहीं पर आपको एरो से लिखा हो, कैसे एरो लिखा हो मिले तो आपको क्या पहचानना है वो देखना है। इतना जल्दी उतारो एक बार, इसको पोज करके वह उतार लो फटाफट। उतार लिया? अब देखो किस प्रकार से हमें तीर लगाने, एरो लगाने कैसे, और एरो लगाने के दौरान ज्यादा काम में आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको नॉर्मल इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। थोड़ी जानकारी के लिए चीजें, शुरू वाली बातें। अब यहां पर एक बॉन्ड है ये ए और बी। अब ए कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन दो होते हैं। ये क्या एक, ये कोवलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध है। क्या ये एक सहसंयोजक बंध है? ये कोवलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध। अब इस सहसंयोजक बंध में दो इलेक्ट्रॉन है। अब इन दो इलेक्ट्रॉन का इस प्रकार से, दो प्रकार से कर सकते हो आप डिस्ट्रीब्यूशन, दो प्रकार से वितरण होगा। कैसे? दो प्रकार में क्या है, एक तो इस टाइप से कर दें यूं, ये है ना। इसमें केवल क्या है, आप इस तरह से एरो लगा दें, और एरो एक ही लगाई हूं, आधा लगाए एरो ऐसे। आधा का मतलब देखो, एक पूरा एरो का मतलब है दोनों इलेक्ट्रॉन का चला जाना। आधा एरो लगाए, आधा तीर लगाए, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जाना है। ये ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या बनेगा, ऐसे बनेगा यूं, यहाँ इनके बीच एक इलेक्ट्रॉन रह गया और एक कहां चला गया, इस बी के ऊपर चला गया यूं, इस तरह से। यानी एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो तब आधा एरो लगाते हैं ऐसे, ठीक है ना। और जब दोनों इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाए ना ऐसे, यूं, दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए यूं, इस तरह से स्थानांतरण, तब आप पे पूरा एरो लगा दें ऐसे, पूरा एरो लगा दें। पूरा का मतलब इस तरह से, ए तो रह गया बेचारा खाली यूं, चार्ज प्लस आ गया, और साथ में बी पे दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए यूं, यहाँ पे चार्ज क्या आ गया, माइनस आ गया, इस तरह से। तो अगर आधा एरो लगाए ना, इसका मतलब, और जनरली हम क्या करते हैं, जहां एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो वहां पूरा एरो लगाते हैं, जल्दबाजी में लगा देते हैं ऐसे, लगा के ऐसे कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया इधर, एक इसके पास रह गया। जनरली मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही भी मानते हैं और चल जाता है हमारा, लेकिन फिक्स सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन जल्दबाजी में आधा एरो लगाएं, कहीं पूरा लगाएं, छूट जाता है, इसलिए जनरली क्या करते हैं, हम पूरा एरो लगाते हैं। लेकिन हमें याद ध्यान होना चाहिए बस, ये ध्यान रखने वाली बात है। कोई पूछ भी ले ना तो आप बता सको आराम से, बाकी पूरा एरो लगा के आप काम चला सकते हो। अब देखो इसमें यहां पर जो आधा एरो लगाना, हाफ एरो लगा यानी आधा तीर लगाए, इसका मतलब एक एटम परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और जिस एटम पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाए ना, उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। आगे करेंगे इसके बाद, मुक्त मूलक, क्या बोलते हैं उसको, फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक बोलते हैं। इस रिएक्शन के दौरान मुक्त मूलक बनेगा, इस तरह आधा एरो लगाओगे तो। और यहां पर जो बनेगा ना, यहां पर दो स्पीसीज बनेगी, दो स्पीसीज, दो में जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो ना, प्लस चार्ज, उसको बोलते हैं कैटाइन, धनायन बोलते हैं, धनायन बनेगा, धनायन। और जिस पे नेगेटिव चार्ज हो वो बनेगा एनायन यानी ऋणायन।
तो प्लस वाला धनायन, माइनस वाला क्या बनेगा, ऋणायन। और जहां कार्बन पे प्लस आ जाए ना, आगे इसके बाद पढ़ेंगे पूरा डिटेल से, उसको बोलते हैं कार्बन पर प्लस, कार्बन प्लस केटाइन, कार्बन पर धनायन, कार्बन प्लस केटाइन, कार्बोकेटाइन बोलते हैं। और अगर कार्बन पर माइनस आ जाए ना, कार्बन कार्बन प्लस एनाइन, कार्बो एनाइन बोलेंगे, तो उसको कार्बो एनाइन बोल देंगे। इस तरह से कार्बोकेटाइन और कार्बो एनाइन दो प्रकार की स्पीसीज बनेगी। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाए, एक का हो जाए, तब क्या बनेगा, ऐसे फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक बनेगा। तो सहसंयोजक बंध हो ना, वो टूटे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो होगा वो कोवलेंट बॉन्ड है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कार्बनिक यौगिक में कोवलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध है। और सहसंयोजक बंध टूटेगा, क्रिया कार्य के अणुओं के बीच बॉन्ड टूटेगा, उत्पाद के बीच दोबारा बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड टूटने और बनने की क्रिया होती है इस दौरान। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। हाफ एरो लगाएंगे, फुल एरो लगाएंगे, इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा याद रखना है बस, ज्यादा इससे कुछ आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में, थ्योरेटिकल एग्जाम में आपके ये बातें नहीं पूछते हैं, आधा एरो लगा के बताओ या पूरा एरो लगा के बताओ, कोई नहीं पूछा ना, आज तक पूछा है ना पूछेंगे। ये थोड़ी सी जनरल कॉमन सेंस की बातें जो आपको याद रखनी है। अब आगे वाला पार्ट स्टार्ट होता है अपना, जो एग्जाम में पूछा जाता है। और फर्स्ट लिखो पहला टॉपिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट पहली में कार्बनिक अभिक्रिया क्रियाविधि में लिखो पहला टॉपिक। और ये पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट है फर्स्ट, और डायरेक्ट इस पे एग्जाम में आता है शॉर्ट नोट, राइट शॉर्ट नोट ऑन क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध का टूटना, यानी इस पे एक टिप्पणी लिखिए। तो इस पे शॉर्ट नोट कैसे लिखेंगे, तो अगला लिखो हेडिंग, सहसंयोजक बंध का विदलन या ब्रेकिंग, सहसंयोजक बंध का विखंडन, या तो इसको बोल सकते हो आप ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ऐसे बोल सकते हो, या क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, इंग्लिश मीडियम में ले सकते हो आप, आपकी मर्जी है। ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कुछ भी लिख सकते हो आप। क्लीवेज मतलब विदलन होता है, विदलन यानी टूटना, और विखंडन मतलब ब्रेकिंग यानी टूटना। दो अलग अलग है, तो दो अलग अलग वर्ड है, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही लगाते हैं, टूटना बस, हमें ज्यादा डीप जाना नहीं, डीप में टूटना है। तो क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड या ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब सहसंयोजक बंध टूटे, अभी हमने बात की थी, सहसंयोजक बंध में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब टूटेगा तो दो इलेक्ट्रॉन का बंटवारा दोनों परमाणुओं पर दो प्रकार से हो सकता है। फर्स्ट लिखेंगे यहां पर हेडिंग में पहला पॉइंट, और लिखो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान, रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के दौरान, सहसंयोजक बंध सहसंयोजक बंध के टूटने के दौरान, टूटने के दौरान बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन का, दोनों इलेक्ट्रॉन का दोनों परमाणुओं पर, परमाणुओं पर बंटवारा किस प्रकार से हो, बंटवारा किस प्रकार से हो, इस आधार पर, इस आधार पर सहसंयोजक बंध का विखंडन, इस आधार पर सहसंयोजक बंध का विखंडन दो प्रकार का होता है। टू टाइप ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध का विखंडन दो प्रकार से होगा। अब हम दो प्रकार लिखेंगे, और इसी प्रकार से हम चार्ट बनाएंगे, और इसी चार्ट के अकॉर्डिंग आपको लिखते जाना है साथ साथ में। अपन टॉपिक जो है ना एग्जाम में आए ना, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ इसी प्रकार से आपको नोट्स तैयार करने हैं, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिख के आना है। एक नंबर नहीं कटना आपके, यानी वो मानो कि 100 में से आपके या 33 नंबर, 33 में से आपको 34 ही आएंगे, घबराओ मत। तो सहसंयोजक बंध का विखंडन दो प्रकार का होता है। अब देखो दो प्रकार में नीचे भी एक छोटा सा चार्ट बनाओ आप, चार्ट में कैसे लिखेंगे,
इस तरह से पीछे आपने लिखा है ना, उसी प्रकार से लिखना है। जैसे ए और बी, एक ये कोवलेंट बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इनका बंटवारा जो है ना किस प्रकार से हो, इसके आधार पे 2 प्रकार है। एक को बोलते हैं, एक तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन है ना ये, अब 2 इलेक्ट्रॉन का बंटवारा है ना, हमने ये माना कि दोनों परमाणु कैसे भी हो सकते हैं, दोनों समान भी हो सकते हैं, दोनों असमान। समान होंगे तब क्या होगा, असमान होंगे तब क्या होगा, वो आगे हम इसमें लिख देंगे। तो विखंडन में एक तो यानी जहां पर दोनों इलेक्ट्रॉनों का दोनों परमाणुओं पर क्या हो जाए, समान बंटवारा हो जाए, एक तो वो होमोलाइटिक यानी क्लीवेज या विदलन, और एक होता है हिट्रोलाइटिक क्लीवेज या विदलन। होमोलाइटिक, देखो होमोलाइटिक में हमें क्या लिखना है, होमोलाइटिक के अंदर जहां पर दोनों परमाणुओं पर बंटवारा जो है ना वो इस प्रकार से हो जाए कि, अब देखो समान हो जाए ना, हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, समास विखंडन। एक तो होता है समास विखंडन, होमोलाइटिकल, होमोलाइटिक क्लीवेज या फिजन विखंडन, एक तो समास विखंडन है ना। और सेकंड टाइप जो है ना उसको बोलते हैं विषमास विखंडन। अब नाम है ना, इस नाम से आप समझ सकते हो, विषमास विखंडन। दूसरा, इस नाम से आप बता दोगे हिट्रोलाइटिक फिजन या क्लीवेज। तो आप विषमास विखंडन, समास विखंडन में क्या होगा, बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन का दोनों परमाणुओं पर समान रूप से बंटवारा हो। और ये कब पॉसिबल है, जब बंध से जुड़े हुए दोनों परमाणु, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता होती। क्या है विद्युत ऋणता, बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की सामर्थ्य या शक्ति या हिम्मत, उसको बोलते हैं विद्युत ऋणता। अब दोनों के अगर विद्युत ऋणता सेम है ना, तो बंध के 2 इलेक्ट्रॉन बीच में उतना इधर वाला खींचेगा, उतना इधर वाला खींचेगा, दोनों इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार रहेगा। तो जहां पर अगर दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता सेम सी रहे ना, उस कंडीशन में समास विखंडन होता है। या लगभग समान सी रहे या बिल्कुल समान हो जाए, तो दोनों परमाणु की विद्युत ऋणता समान हो, तब दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना वो दोनों परमाणु समान रूप से ले जाएं। तो क्या लिखेंगे कि बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन का, बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन का दोनों परमाणुओं पर, दोनों परमाणुओं पर समान रूप से, समान रूप से वितरण हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन 2 एटम, यानी दोनों परमाणुओं के बीच में क्या समान रूप से दोनों इलेक्ट्रॉन का समान रूप से बंटवारा हो जाए। जैसे लिखे ना आप यूं, इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन तो इनके बीच में, एक तो ए ले गया, एक क्या ले गया, ऐसे बी ले गया, दोनों समान ले गए। और ये कब होगा, जब जुड़ने वाले दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता लगभग समान या समान हो। तो ये कब होगा, सहसंयोजक बंध से जुड़े, सहसंयोजक बंध से जुड़े दोनों परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता समान या लगभग समान हो। समान या लगभग समान हो, एक ये। और जब ये कब बढ़ेंगे, जब किसी अणु पर या तो टेम्परेचर डाले, ताप डाले, या फिर सूर्य का प्रकाश है ना, कोई फोटोन डाला जाए, या किसी कार्बनिक प्रोक्साइड की प्रेजेंस में हो। इसको मैं शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूं, आप भी ऐसे लिखना, पूरा स्टेटमेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, इस तरह लिख दे यूं, ए और बी के बीच 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये एक ऐसे हुए, इनके लिए या तो क्या हो टेम्परेचर लिख दो ऊपर यूं, टेम्परेचर मिल जाए,
एप्रोप्रिएट मतलब सफिशिएंट टेम्परेचर मिल जाए, या एच न्यू फोटोन मिल जाए, या ऑर्गेनिक प्रोक्साइड यानी कार्बनिक प्रोक्साइड की प्रेजेंस, कार्बनिक प्रोक्साइड, कार्बनिक प्रोक्साइड की प्रेजेंस में फूटेंगे ना, दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के ऊपर समान रूप से बंटवारा हो जाएगा। एक ये तो अब इस रिएक्शन के दौरान फिर अगला हम पॉइंट क्या लिखेंगे, देखो सहसंयोजक बंध का दोनों इलेक्ट्रॉन पर समान रूप से बंटवारा कब हुआ। एक तो लिखना है कि जब समास विखंडन होता क्या है, यानी होमोलाइटिक क्लीवेज होता क्या है, या फिजन होता क्या है, क्या लिखोगे, जब बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन का बंटवारा दोनों परमाणुओं पर समान रूप से हो जाए, यानी दोनों परमाणुओं पर समान रूप से वितरण हो जाए। एक ये ले गया, एक इधर वाला ले गया, और इस क्रिया के लिए दोनों की द्वितीयता लगभग समान हो या बिल्कुल समान हो। तीसरा पॉइंट क्या है, कब बनते हैं फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक, या कह दें समास विखंडन कब होगा। इसके लिए जरूरी है या तो कोई लाइट डाली जाए, सूर्य का प्रकाश, जितनी भी प्रकाशिक अभिक्रियाएं होती है ना, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, वो अधिकतर उसमें क्या है फ्री रेडिकल बनते हैं, समास विखंडन ही होता है, वो हो जाए। या फिर क्या डाला जाए, इस पर कोई टेम्परेचर डाला जाए, या कार्बनिक प्रोक्साइड, आगे पढ़ेंगे हम, एंटी मार्कोनिक आपका नियम आ जाएगा, प्रोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं इसको, ख्रास प्रभाव बोलते हैं, है ना, तो वहां कार्बनिक प्रोक्साइड लिखेंगे आर, है ना, OORS लिख देंगे, तो वहां कार्बनिक प्रोक्साइड से बनेगा, फिर समास विखंडन होगा, वो आगे रिएक्शन को स्टार्ट करेगा। इसी के नीचे और क्या लिखना है, इस अभिक्रियाओं के दौरान क्या बनता है, मुक्त मूलक का निर्माण होता है, पूरा लिखना आपको, इस अभिक्रिया के दौरान मुक्त मूलक का निर्माण होता है, मुक्त मूलक का निर्माण होता है। इसमें क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल बनेंगे। ये क्या है, ये मुक्त मूलक है अभी ये, और मुक्त मूलक होते क्या हैं वो सारा इसके बाद अलग से पढ़ेंगे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज है जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, और इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा तो हाई रिएक्टिव अत्यधिक क्रियाशील है, ये जल्दी से दूसरे के साथ रिएक्शन करने की प्रोसेस यानी ये कोशिश करेगा, तो हाई रिएक्टिव है। किस प्रकार से मुक्त मूलक स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसके स्थायित्व कैसे होता है, आगे अलग से पढ़ेंगे हम। यहाँ लिखना है कि समास विखंडन के दौरान, क्या लिखना है कि समास विखंडन के दौरान सहसंयोजक बंध के विखंडन से मुक्त मूलक का निर्माण होता है। क्या बनता है इस रिएक्शन के दौरान, मुक्त मूलक बनता है। और ये रिएक्शन जो होती है ना मुक्त मूलक वाली, ये अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में होती है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर अभिक्रियाओं के दौरान अध्रुवीय विलायक काम में लोगे ना, नॉन पोलर सॉल्वेंट काम में लोगे, तब अधिकतर क्या है फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक बनेंगे, यानी सहसंयोजक बंध का क्या होगा, समास विखंडन होता है इस क्रिया के दौरान ध्रुवीय विलायक यानी ये नॉन पोलर यानी अध्रुवीय विलायक काम में लेंगे, तो मुक्त मूलक बनता है। ये तो है सहसंयोजक बंध का क्या हो गया, समास विखंडन, समास मतलब सम प्लस अंश दोनों पर समान रूप से चला जाए। बाकी आप थोड़ा इस हिसाब से लिखते जाएंगे, दोनों साइड से ना, जब आ जाए ना समास व विसमास विखंडन समझाओ तो इसको एग्जाम में आप इसी प्रकार से टेबल बना के चार्ट बना के लिखो, आप ताकि पेज को लंबा करना पड़ जाए उसी टाइप से। अब इधर वाले पॉइंट में क्या आ जाएंगे, सेम ऐसे पॉइंट आ जाएंगे। यहाँ तो क्या हुआ, बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन का दोनों परमाणुओं पर समान रूप से बंटवारा हुआ, यहाँ समान रूप से बंटवारा नहीं होता, या क्या लिखेंगे, बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन का दोनों परमाणुओं पर, दोनों परमाणुओं पर समान रूप से वितरण नहीं होता है, समान रूप से वितरण नहीं होता है, समान रूप से वितरण नहीं होगा। जैसे अगर आप लिखोगे ना इस तरह से, यूं ए बी टूटा, एक इलेक्ट्रॉन ले गया, जिसकी विद्युतीयता ज्यादा है ना वो इलेक्ट्रॉन ले गया दोनों, उस पे चार्ज नेगेटिव आ गया, जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास नहीं बचे उस पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। फिर अगला क्या लिखोगे, इसमें एक परमाणु की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, दूसरे की क्या होती है, कम होती है। जिसकी विद्युतीयता ज्यादा हो वो इलेक्ट्रॉन ले जाएगा दोनों, जिसकी कम हो उस पे चार्ज प्लस आ जाएगा। तो यानी क्या लिखेंगे, अधिक विद्युतीयता वाला परमाणु, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
विद्युत ऋणता वाला परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इससे से अधिक विद्युत ऋणता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले परमाणु पर ऋणावेश व कम विद्युत ऋणता वाले परमाणु पर क्या आ जाएगा? धनावेश आ जाता है, धनावेश आ जाता है। तो कम वाले पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको आप नीचे लिखना, यहाँ मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ ए और बी के बीच का बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटेगा तो जैसे ए की विद्युत ऋणता कम है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की कम है, किससे? बी से। तब ए पे प्लस आ गया, बी पे क्या आ गया? माइनस आ गया। सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले गया? ये बी दोनों ले गया, इसलिए ए पे प्लस और बी पे क्या आ गया? माइनस चार्ज आ गया। और इस रिएक्शन के दौरान अगर कार्बन पर प्लस चार्ज आ रहा है ना, तो उसको बोलेंगे स्पीसीज को कार्बोकेटाइन, आगे पढ़ेंगे इसके बाद। और जिसमें कार्बन पर माइनस चार्ज आ जाए ना, उसको बोलेंगे कार्बोएनाइन, यानी क्या बोलेंगे? कार्बेनियन आयन बोलते हैं जिसको, कार्बोएनाइन बोलेंगे। जिसमें यहाँ पर मुक्त मूलक बना और विषमांश विखंडन होगा, तब क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन का निर्माण होता है। तो अगला पॉइंट क्या लिखोगे? सहसंयोजक बंध के विश्वास विखंडन से कार्बोकेटाइन व कार्बोएनाइन का निर्माण होता है, कार्बोकेटाइन व कार्बोएनाइन का निर्माण होता है। अब देखो समास विखंडन में तो क्या बना? यहाँ पर मुक्त मूलक बने, फ्री रेडिकल बने, और विषमांश विखंडन में यहाँ क्या बना है? कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन का निर्माण हो गया है, ये आपको याद रखना है। और ये जो है ना विषमांश विखंडन, अब समास विखंडन में तो क्या हुआ? नॉन पोलर सॉल्वेंट, अध्रुवीय विलायक काम में आई। लेकिन याद रखो विषमांश विखंडन में क्या है? ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में, यानी पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होता है। कौन सा? ये विषमांश विखंडन होता है, जिसके दौरान कार्बोकेटाइन व कार्बोएनाइन का निर्माण होता है। तो अगर आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए ना, अधिकतर एग्जाम में 2 नंबर का आता है ये, कि सहसंयोजक बंध का विखंडन क्या है समझाइए, तब आपको उस सहसंयोजक बंध के विखंडन में इतनी इतनी ये बातें याद रखनी, इतनी बातें आपको करनी। यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट कार्बनिक अभिक्रियाओं क्रियाविधि, इसमें पहला पॉइंट फर्स्ट हो गया सहसंयोजक बंध का विखंडन, यानी क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड या ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पूरा हो गया। ये यहाँ तक आप लिख लो, उतार लो फटाफट। तो याद रखना ये समास विखंडन में क्या मुक्त मूलक बने हैं, और विषमांश विखंडन में क्या बने हैं? क्या बने यहाँ? कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन, 3 प्रकार की स्पीसीज आ गई। यहाँ मुक्त मूलक आ गया, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन। इसका मतलब जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी ना, तो बंध टूटेंगे, और बॉन्ड टूटते ही 3 तो ये बनने की संभावना है, या तो मुक्त मूलक बनेगा, या कार्बोकेटाइन बनेगा, या कार्बोएनाइन बनेगा। 3 तो ये हो गए। और आगे पढ़ेंगे अभिक्रियाओं के इंटरमीडिएट अभिक्रिया के बीच में बनने वाले, बीच में ये 3 तो ये बन गए। वापस इनकी 3 की आगे चर्चा करेंगे। अभिक्रियाओं की रिएक्शन इंटरमीडिएट में आ जाएंगे, अभिक्रियाओं के मध्यवर्ती में 3 तो ये आ जाएंगे, मुक्त मूलक, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन। बनता कैसे है? वापस आ जाएगा समास विखंडन से। बनता कैसे है? ये विषमांश विखंडन से। इनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, इनका स्थायित्व कैसा होता है, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शंस में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना? यहाँ तक उतार लो इसको।